नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2026 के दूसरे सप्ताह यानी कि 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक शेयर मार्केट का विश्लेषण। अगले सप्ताह जाने से पहले ये आप समझ लीजिए कि जो लास्ट वीक सुभाष जी ने अपनी रेंज दी थी निफ्टी की, और अगर आपको याद हो तो सुभाष जी ने रेंज दी थी निफ्टी की 25,700 से लेके 26,600। और शायद मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, हो सकता है 25,900 से 26,600 भी हो। बट मैंने उसपे काउंटर क्वेश्चन भी किया था सुभाष जी से उस दिन कि हमने क्या क्या सुभाष जी आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये न्यू हाई बना सकता है? तो सुभाष जी ने कहा था बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आपको नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। और आपने देखा कि फ्राइडे को 26,340 का यानी कि नया लाइफ टाइम हाई बनाया, और जो क्लोजिंग भी हुई है वो भी 26,328 पर हुई है। तो ऐसे ही नहीं, सुभाष जी को चाहने वाले और देखने वाले बढ़ते जाते हैं। तो सुभाष जी की जो रेंज है, हाँ, कुछ लोगों का ये बड़ा वो शिकायत रहती है कि सुभाष जी लंबी-लंबी रेंज दे देते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है उन लोगों की शिकायत होती होगी जो ऑप्शंस में काम करते हैं और जो डेली पैसा बनाना चाहते हैं। तो वो जो कहती है ना सेबी कि भई 10 में से 9 लोग शेयर मार्केट में पैसा गँवा देते हैं, तो ये उन लोगों की शिकायत रहती है जो मुझे लगता है। तो कृपया करके 10 में से 9 लोगों में ना बने, बल्कि 10 लोगों में से 1 लोगों में आएँ जो शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं। और शेयर मार्केट में पैसा रातों-रात नहीं बनता है। और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, हमारा और सुभाष जी का, कि आप लोग फाइनेंशियली अवेयर हो सकें, फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी हम बढ़ा सकें। जो शेयर मार्केट में लूप होल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें कि भई अगर मार्केट में एकदम से उछाल आ गया तो खरीदने ना भग जाएँ, और अगर मार्केट क्रैश कर गई, कुछ डिप आ गया तो एकदम से बेचने ना लग लें, अरे कहीं ऐसा ना हो मेरा नुकसान हो। अगर आप शेयर मार्केट को समझते हैं, हमारा कार्यक्रम देखते हैं, तो आपके अंदर वो पैनिक क्रिएट नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नए वर्ष में। और जिस तरह बहुत से बहुत मैंने धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, टू यू जी, आल्सो, और सभी जी, व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जिस तरह से मैंने आपको अभी कहा ओपनिंग में कि भई आपने जो लास्ट वीक जो रेंज दी थी, और मुझे लगता है कि आपने बैंक निफ्टी भी 60,100 का हाई दिया था, तो वो भी शायद 60,100 का हाई तोड़ के 60,150-52 जैसा आपने अभी बताया था, वहाँ तक पहुँच गया। तो ओवरऑल जो आपका एनालिसिस रहता है, जिस तरह से मैंने कहा कि दर्शक आपको इसीलिए सराहते हैं, समझते हैं कि भई जो सुभाष जी बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप किसी लालच के तहत नहीं बता रहे हैं कि भई मेरा कोई स्टॉक खरीदा हुआ, क्योंकि इसी वजह से आप कोई स्टॉक नहीं बताते हैं कि आपने ये खरीदना है वो बेचना, क्योंकि जैसा पीछे टीवी में हुआ भी, सेबी ने कुछ लोगों को, कुछ एक्सपर्ट्स पे बैन भी लगाया, फाइन भी लगाया कि वो इनसाइड ट्रेडिंग में पाए गए, कि जो उन्होंने होल्ड कर रखा है उसी को खरीदने या बेचने की सलाह दे दी, जिससे उनको फायदा हो सके और निवेशकों को बेचारों को घाटा हो गया। तो खैर चलते हैं सुभाष जी आगे। और पहले तो मुझे ये समझाइए और हमारे दर्शकों को कि ये जो तेजी कल जो लाइफ टाइम हाई बनी, इसके पीछे क्या कारण था, और आपको किस तरह से लग रहा था कि भाई ये लाइफ टाइम हाई बना सकता है और नए लेवल्स देख सकते हैं? जैसे पहले तो सभी को नमस्कार और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तो जैसे आपने पूछा कि भाई लाइफ टाइम हाई फ्राइडे को बनाया तो कैसे बनाया, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 23 कैलेंडर ईयर 23 के अंदर तेजी थी, कैलेंडर ईयर 24 में तेजी थी। 2025 एक तरीके से कंसोलिडेशन ईयर था, जी, और अब 2026 स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली फंडामेंटल इंडिया के स्ट्रोंग है। एफपीआई की सेलिंग के बावजूद भी, है नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 लाख पूरे 25 के अंदर कैलेंडर ईयर में 2,92,000 करोड़ का एफपीआई की सेलिंग रही है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 7,85,00,000 करोड़ की बढ़ रही। बाइंग रही है। और एफआई की यदि हम देखें एक वीक के अंदर, है ना, पिछली वीक में तो 13,180 करोड़ की सेलिंग हुई है, और डीआईआई की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 17,767 करोड़ की बाइंग हुई है। हम्म, तो इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं, एफपीआई की सेलिंग लगातार चल रही है। हमारा मार्केट एफपीआई 2000 सितंबर, तकरीबन सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर 2024 से लगातार कंटिन्यूस बेच रहे हैं, बीच में कुछ दिन छोड़कर, और उनकी
सेलिंग 2024 में भी रही है, 2025 में भी रही है, और 2026 के अंदर फ्राइडे को तो उनकी थोड़ी सी बाइंग थी, और डोमेस्टिक इंश्योरेंस की भी बाइंग थी, है नहीं। बाकी हाँ, 200 हमारे 290 करोड़ की थी शायद बाइंग। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिगर तो एक तो हमारा ऑप्टिमम ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आएंगे वो बेटर आएंगे, एक तो ये हम्म। ऑप्टिमिज्म बन रहा है। जी और अ, देखिए, वैसे तो आप देखें ना, तो अभी इसका ऑटो का जीएसटी, ऑटो की फिगर आई है, तो जी स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स, है ना, जी। दिसंबर के अंदर बहुत बेटर रही है। आई थिंक है 15% की बढ़त दिखाई है शायद। आप 10 से हाँ, अलग अलग में है ना, ओके। तो लेकिन सब में बेटर है। बेटर मैं है। 15% ऑन एन एवरेज होगा, है जी नहीं। जी, हाँ, ऑन एन एवरेज बिल्कुल। हाँ जी। और ये जो गेन हुआ है अभी जो फ्राइडे को है, ये निफ्टी 50 में ही नहीं है, ब्रॉडर बेस हुआ है। ब्रॉडर लार्ज ब्रॉडर कैप में। में भी हुआ है, स्मॉल कैप में भी हुआ है। हम्म बीएससी लार्ज कैप हमारा 1.3% बढ़ा है, स्मॉल हम्म कैप 1% बढ़ा है, मिड कैप 1.7% बढ़ा है हम्म ना। तो ये जो गेन है ये ब्रॉडर है। हम्म जैसे कभी कई बार निफ्टी 50 में गेन हो गया, है नहीं। इवन बैंकिंग में भी, बैंकिंग स्टॉक, पीएसयू बैंक, इन सब में गेन हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बीएससी, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी ऑटो, मीडिया, एनर्जी, जी इसमें निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक ये पांच जी। परसेंट तक बढ़े हैं। हम्म नहीं, निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक 5% तक बढ़े हैं, हम्म और निफ्टी ऑटो, मीडिया, एनर्जी, ऑयल एंड गैस ये 3% तक बढ़ा है। और हम्म। निफ्टी एफएमसीजी ये घटा है 3.7%, जी। और आईटी 0.6% घटा हाँ, है ना। एफएमसीजी में शायद सिर्फ गिरावट रही, बाकी तो हाँ, सभी बढ़े। गिरावट है आईटीसी के अंदर, जो हाँ, इसमें सीरेट के ऊपर जो टैक्स लगा दिया। जीएसटी बढ़ाया है, तो जी उसका इम्पैक्ट था, है ना जी। जी। तो इसकी वजह अब तो से अब निफ्टी कितना कर एफएमसीजी दिया बढ़ा, उन्होंने, 28%? 40% कर दिया जी, बढ़ा दिया। 40? तो वो वैट हो, उस पे तो टोबैको पे जीएसटी नहीं, वैट लगाते ना। हाँ, जो भी है। हाँ, 40%। टोबैको पे जो टैक्स है, वैट है, जी जी या है जी जो जी। भी सिगरेट के ऊपर है, हाँ जी या हाँ जी लग्जरी टैक्स है, तो जी वो आप चेक कर लेना, है जी। ना। हाँ। तो ये ये कारण रहा कि भाई पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर के हैं, ये पॉजिटिव लग रहे हैं। और हम्म ये दूसरा ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे हो रहे हैं। अभी यूएस यूएस इंडिया का तो अभी कह नहीं सकते कि कब होगा, क्योंकि ये प्लस भी है, नेगेटिव है। यदि ये जिस दिन ये कॉन्फिडेंस से ये आ गया कि भी अब होने जा रहा है, तो मार्केट तेज हो जाएगा, और होने के बाद और तेज हो जाएगा। एक मॉनिटरिंग हमारी जो है पॉलिसी, रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी, वो फेवरेबल है, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है ना जी। हम्म और गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कर रहे हैं, और एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई अलाउ की, वो भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। लेबर रिफॉर्म्स भी हुआ है। एक है ना, ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम निकाली है, जिसके अंदर ये 41-43 हजार करोड़ का सपोर्ट देंगे। मैं आपको जी। बताता हूँ, है ना। तो 41,863 करोड़ का सपोर्ट देंगे, और 22 न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव, ये हम्म एक इम्पोर्टेंट चीज है। और इससे हमारा 33,791 जॉब बढ़ेगी इसकी वजह हम्म। से। और ओके। प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा 2,58,152 करोड़। तो इससे हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारी पोजीशन बढ़ जाएगी। जो इंपोर्ट हम कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। तो हम्म गवर्नमेंट जहां पर भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट या कहीं पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जरूरत है, या कहीं रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव टू डू दोज रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स कर दिया, इंश्योरेंस रिफॉर्म कर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ये बूस्ट कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह बिल्कुल। से मार्केट में अब तेजी मार्केट बढ़ बननी रही। हुई।
जी। सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि भई जो टोबैको के ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा, तो जिसकी वजह से आईटीसी में गिरावट दिखाई दी। तो आईटीसी जैसा शेयर, जैसे पहले भी इस पे आईटीसी पे आई थिंक 217 में भी जब टैक्स बढ़ाया गया था टोबैको एंड ऑल पे, तब भी ये रिकवर कर गया था 25% के आसपास का, तो तब से लेके अब तक। तो क्या मतलब अगर हम जैसे इसको डिप एक मौका मान सकते हैं, क्या अपॉर्च्युनिटी मान सकते हैं आईटीसी जैसे शेयर्स में, या जो भी टोबैको कंपनीज़ हैं? और रविंदर जी, जैसे मैं पर्टिकुलर स्टॉक पर कमेंट नहीं करता। हाँ, तब तभी मैंने कहा कि टोबैको वाले सेक्टर में जो और हाँ जी, शेयर्स हैं, लेकिन तो ये उसमें है क्या कि हम मौका ये मान सकते हैं? इसलिए एफएमसीजी सेक्टर डाउन हुआ है हुँ, 3% से, है ना? जी, तो सेक्टर वाइज आप देखें कि कौन कितना इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी वाइज भी आप उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जी, सेक्टर यदि कोई ड्यूटी लगती है, तो वो सेक्टर हुँ, में इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए हुँ, डाउन है। इसलिए डाउन है। जी, तो ठीक है सुभाष जी। अब सुभाष जी, जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट वीक की बात करें या हम जनवरी को समझें, भई 2025, जैसे आपने कहा कि भई 2 लाख कुछ करोड़ रुपए की कुछ लाख करोड़ की जो है ना सेलिंग करी है इन्होंने, एफआईआईज़ ने। तो अभी जो जनवरी है, तो जनवरी एफआईआईज़ के लिए किस तरह का? भई जनवरी में आई थिंक पहले दिन तो उन्होंने करीब लगभग 3000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है 1 जनवरी को, लेकिन 2 जनवरी को 290 करोड़ की बाइंग करी है। तो एफआईआईज़ के लिए क्या अभी भी ये सेलिंग जैसा ही माहौल बना रहेगा, या जब तक वो वहाँ के जो फेड रेट का जो अब पॉलिसी का उसका अनाउंसमेंट है, उसका वो वेट करेंगे? अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से रेट कट होता है, तो क्या इधर भागेंगे? या जो ये ट्रेड एग्रीमेंट हमारा रुका हुआ है इंडिया और यूएस का, तो इससे भी क्या वो एफआईआईज़ थोड़ा-सा रुक के देख रहे हैं, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं, इस वजह से यहाँ से बेच रहे हैं? देखिए, अभी आपका ना फेड चेयरमैन जो पॉवेल है, वो जी। उसकी टर्म रिटायर हो रही है शायद मई के अंदर। हुँ, उसकी जगह जो नए आ रहे हैं, वो ट्रम्प ने, मतलब वो लग रहा है ट्रम्प का आदमी जिसे हम कहते हैं, जी। और ट्रम्प चाहता है कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो, और हुँ, उम्मीद की जा रही है कि मई के बाद तेजी से इंटरेस्ट रेट घटेंगे यूएस के। ओके, ओके। तो उससे क्या होगा कि पैसा जो है दूसरे मार्केट में आएगा, और हुँ, जो डॉलर जो है सॉफ्ट होगा, और इंडियन करेंसी वगैरह ये स्ट्रोंग होगी, और यहाँ पे काफ़ी डॉलर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो हुँ, ये एक पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट के लिए, इंडिया के लिए, है ना? और डोविश इंस्टांस लग रहा है फेड रिजर्व का, तो वो भी ओके, एक पॉजिटिव है कि भाई मतलब रेट कट होने से सब इक्विटी मार्केट शुड बी फ्लोरिश ऑफ इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये एक पॉजिटिवनेस है। और दूसरा ये है कि यूएस के अंदर अभी अ, कई एग्रीमेंट उनके भी चल रहे हैं, और ये अभी इन्होंने इस पे वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, है जी। ना? आज चल ही रहा है, उसके राष्ट्रपति को भी पकड़ लिया, उसकी वाइफ को भी पकड़ लिया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, और हुँ, उसकी वाइफ को भी। वो दोनों गायब हैं। वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ की जो मीडिया कह रही है कि दोनों मिसिंग है। लेकिन जी, ट्रम्प के रिसोर्सेज से आ रहे हैं कि उन्होंने कैप्चर कर लिया, और वो आउट ऑफ कंट्री वेनेजुएला में नहीं है। बाकी उनकी ओके, स्टेटमेंट कंफर्म होगी, रात को उनकी प्रेस स्टेटमेंट है, उससे पता लगेगा। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि ये हमारे अमेरिका हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं, और जो हमारे, है ना, मिनरल्स हैं, उन पर कैप्चर करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। और अमेरिका ये कह रहा है कि भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, और उसकी वजह से हमने इनको रोका हुआ है। उनके और एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया है। एक पोर्ट जहाँ पे ड्रग का पोर्ट लगा था उसको ध्वस्त कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये एनलार्ज भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है। मार्केट ओके, कई चीजों पर डिपेंड करता है। जी, लड़ाई यदि क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वेनेजुएला को, चाइना भी हुँ। है, रसिया भी है, और उधर भी हाँ, जो अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े हैं वो उसको वेनेजुएला को सपोर्ट कर लेंगे। यानी कहते हैं ना कई बार, जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो हाँ जी, जाता है। तो वहां पे भी यूरोप है, ये यूएस के सपोर्टर हैं। जी, तो ऐसे बहुत सारे
इफ एंड बट्स हैं, लेकिन कुल मिला के मैं अज्यूम कर रहा हूँ जियो पॉलिटिकल रिस्क नहीं बढ़ेगा और कंटेन हो जाएगा। तो मार्केट आने वाले टाइम में देखिए, यूएस का मार्केट एक इनका होता है एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, हम्म। वो 20.5 बढ़ा है 2025 के अंदर। ओके। 20 पॉइंट, हाँ जी, ये मैं आपको एग्जैक्ट दे देता हूँ फिगर। एमएससीआई ऑल हम्म। कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स अब 20.6% बढ़ा है जी। 2025 में। तो इसका मतलब वर्ल्ड मार्केट बढ़ा था, सिर्फ इंडिया का मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। और इंडिया का 23, 24 और 22, 23 देखेंगे तो वहां भी बहुत अच्छा 100% तक की रिटर्न दी है। तो इसलिए एक साल कंसोलिडेशन है तो 26 बहुत बेटर रहना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली आउटलुक रिजल्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं। अभी रिजल्ट्स का ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा 10 जनवरी के बाद से। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर 1 फरवरी को बजट आएगा, उसका वो उससे भी ट्रिगर स्टार्ट होंगे। और बीच बीच में गवर्नमेंट जैसे जीएसटी का रिफॉर्म्स बीच में कर दिया है नहीं, और ये ऐसे रिफॉर्म्स बीच बीच में कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम निकाल दी, वहां पैसा अलाउ कर दिया, पीएलआई स्कीम में ऐड करते रहते हैं। तो बीच बीच में कोड, लेबर कोड का रिफॉर्म कर दिया, तो बीच बीच में इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म कर दिया। तो बीच बीच में ये रिफॉर्म चलते रहते हैं और ये ट्रिगर धीरे टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो 2026 शुड बी एक गुड ईयर। गुड ईयर। अब सुभाष जी, जैसे आपने कहा 2000 मतलब ये वेनेजुएला पर अटैक हो गया है, तो इसके अटैक से क्रूड ऑयल की क्या स्थिति बनती है मार्केट में? देखिए, मैन्युफैक्चरर सप्लायर तो बहुत है। ओके। ओपेक की भी एक डिसीजन है कि वो भी आउटपुट बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं और डिमांड मोडेस्ट है। तो हम्म। ऑयल के प्राइसेस इन स्पाइट ऑफ उसको रोका हुआ था, और कई रिस्ट्रिक्शंस ईरान पे भी लगा रखी है। ईरान में भी वहां पर भी इनका इंटरनल डिस्टरबेंस चल रही है। तो उसमें भी अमेरिका ने कहा था कि यदि आपने ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको कोई मारा, कोई आपने ऐसा किया तो हम इनको रेस्क्यू करेंगे। फिर वहां के ईरान का भी रिटेलिएशन स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट का कि इंटरनल में आपने कोई भी किया इंटरफेयर, तो वी विल रिटेलिएट, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट अमेरिका। तो मतलब ऐसे इन सब चीजों से कुछ भी बढ़ भी सकता है और ये खत्म भी हो सकता है। अब हम्म। बांग्लादेश में जैसे पीछे हुआ कि हिंदुओं को मारा है, और उन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये नेक तोड़ देंगे और कब्जा कर लेंगे, ऐसे बहुत कुछ। तो जयशंकर जी वहां पर गए थे, वो भी डिप्लोमेटिकली रहमान से मिले, खालिदा के बेटे से, और यूसुफ को इग्नोर कर दिया। तो ऐसे ये डिप्लोमेसी चलती रहती है। लेकिन मैं कुल मिला के मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जियो पॉलिटिकल रिस्क नहीं होगा, वार नहीं होंगे, तो मार्केट बहुत बढ़िया रहेगा। वार होने से तो एक अलग चीज है, कोई भी अलग थर्ड से। कंट्री वार किसी भी पॉइंट पर ट्रिगर हो जाए तो अलग बात है। नहीं हम्म। तो यूक्रेन और रसिया जो है, इस पे भी वो पीस एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, तो वो भी शांति में यदि कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे नहीं बढ़ने दे, थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आई कहीं पर भी, चाहे वेनेजुएला हो चाहे, तो ये चीजें तो सुभाष इकोनॉमिक। जी, जैसे आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली बात कही, तो रशिया और यूक्रेन तो अभी मान लीजिए एक तरह से खुला ओपन चैप्टर ही है युद्ध के लिए। यानी कि अभी तो वो पीस की बात चल रही है, कब तक होती कब तक नहीं होती एक बात। अब जिस तरह से अमेरिका ने, यूएस ने जो है वेनेजुएला के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है, तो जो क्या अगर इसी तरह से कुछ देशों में चीजें चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तो क्या वाकई में ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी पोजीशन बन जाएगी, या देश जो है ना वॉर करने से, लड़ाई करने से, युद्ध में उतरने से बचेंगे, पीछे हटेंगे? देखिए, सभी लोग बचते हैं और कोशिश तो यही होती है कि भी वार वाली सिचुएशन कोई भी कंट्री नहीं चाहता, क्योंकि वो सभी के लिए विनाशकारी है। बहुत लोग फिर इसमें लोबिंग भी करते हैं कि वार वार वाली सिचुएशन नहीं आए। लेकिन कोई जाति किसी को लगे, किसी कंट्री को, और वो कोई दूसरा कंट्री कूद जाए, मान लो ये इसके अंदर जेलेंस्की नाटो को कुदवा दे यूक्रेन की साइड से, या हम्म। अमेरिका को कुदवा दे, तो उधर रशिया की तरफ से चाइना सपोर्ट में आ जाए,
तो बहुत बड़ी सिचुएशन बन सकती है वार की। इसी प्रकार वेनेजुएला के साथ में रसिया आ जाए, चाइना आ जाए उसके सपोर्ट के अंदर, उधर अमेरिका के साथ यूरोप आ जाए सपोर्ट के अंदर, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो सकता है। तो लेकिन लग नहीं रहा, ऐसे पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो लग सकती नहीं रहा, बिल्कुल है, ठीक लेकिन बात है। मोर लाइकली नहीं है। बिल्कुल सुभाष जी, एक चीज और मैं पूछता हूं, फिर आगे चलते हैं कि जैसे 2025 में पूरे वर्ल्ड के मार्केट, शेयर मार्केट बढ़े रहे और इंडिया डाउन रहा, जबकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी दिखाई देती है, सारी चीजें हैं, तो ऐसा क्या बड़ा कारण क्या रहा कि इंडिया के जो मार्केट हैं वो डाउन रहा और बाकी के बढ़े रहे? भाई 2 साल जब मार्केट बढ़ा 23 के अंदर और 24 में, तो 25 के अंदर वो पी हमारा बहुत हाई था, मतलब ओके। वैल्यूएशन जो है ना शेयर की, वो हम्म। एफपीआई कह रहे थे कि भाई ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ खरीदने बनती नहीं है। मतलब एक होता है ना, हिसाब लगाते हैं कि भाई ये शेयर इस रेट के ऊपर जस्टिफाई नहीं है, यहाँ तो निकल जी जाओ, बेच दो। जी और जो जी। बहुत सारी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती थी, आईपीओ आए हैं, तो वो सेलर थे, एफपीआई हम्म सेलर थे। तो ये चीज एक नेगेटिव बनी, मार्केट को बढ़ने नहीं दिया, है नहीं। हम्म जीडीपी हमारी बढ़ी रही, 7.8 फर्स्ट क्वार्टर में थी, 8.2 हमारे सेकंड क्वार्टर में थी। अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की फिगर आई है, बहुत पॉजिटिव है ना। तो कहने का मतलब है चीजें पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बावजूद वैल्यूएशन ठीक नहीं थी और प्रीमियम था उसके ऊपर। और जबकि हम्म चाइना में और हांगकांग, यूएस में वहाँ मार्केट बढ़ रहा था, वहाँ का आईटी सेक्टर और एआई सेक्टर काफी अच्छे प्रोग्रेस कर रहे थे, वो वहाँ 20-25% मार्केट बढ़ा। वर्ल्ड एमएससीआई इंडेक्स 20.6% बढ़ा। तो वहाँ के मार्केट बढ़ रहे थे, तो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। वहाँ पीई कम थी, चाइना में पीई कम थी, तो वहाँ के मार्केट में उनको बेटर था, अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ बेच के वहाँ पैसा लगा रहे थे। लेकिन हम्म अब पीई रीजनेबल लेवल के ऊपर आ गई है, 21-22 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग रुकनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बाइंग में भी कन्वर्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए और वो जस्टिफाई करे जो पी है। और तो आने वाला टाइम पॉजिटिव है। वैसे भी 1 साल कंसोलिडेशन के बाद और दूसरी बात, यूएस की एआई की स्टोरी में कोई बबल निकल आया, हालांकि बबल नहीं है, बीच बीच में कंफर्म हो रहा है, लेकिन किसी वजह से बबल निकल आया, जो इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ एआई स्टॉक बढ़े हैं, हम्म एनवीडिया है ना, ऐसे स्टॉक्स बढ़े हैं। तो वो यदि वहाँ पे बबल निकल आया तो वहाँ का मार्केट से फिर पैसा इधर आएगा और इंडिया में, और इंडिया का मार्केट फिर तेजी से ऊपर जाएगा। फिर तेजी तो से आएगा। ये लग फिर रहा है। जी, तो सुभाष जी एक चीज, जैसे अभी हम पी की बात कर रहे थे, तो पी रेशियो मतलब कहाँ कितना हो तो खरीदना ज्यादा अच्छा होता है और कितना चला जाए तो बेच देना चाहिए स्टॉक? देखो क्या होता है, ये पी रेशियो कभी भी ये नहीं है कि भी इस पी रेशियो पर बनती है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जी यदि एक कंपनी है, उसमें ग्रोथ है 50%, जी। ठीक है, हर साल, और एक कंपनी है उसके अंदर ग्रोथ है 15%, तो आप रेट दोनों का बराबर है मान लो, तो आप किसको लोगे जिसमें ग्रोथ 50% बिल्कुल ठीक बात है। है ना। तो फ्यूचर जिसका बेटर है, तो उसके हिसाब से पीयू इसको हाई मिल जाती है, हम्म और कंटिन्यूअसली कई साल तक उसमें ग्रोथ चल रहा है, ग्रोथ आने की उम्मीद है फ्यूचर में, तो वो हम्म उसकी पी हाई पी चली जाएगी। और जिसकी ग्रोथ नहीं है, स्टेगनेंट है या कम हो रही है, 15 से 12 हो रही है, या सेक्टर राइजिंग नहीं है, साइनिंग नहीं है, तो उसको प्राइस कम पी के ऊपर भी नहीं, लोग नहीं लेंगे। ओके ओके। तो मतलब कोई परमानेंट बेंचमार्क नहीं है कि भाई पी इतना हो तो बेंचमार्क खरीद लेना चाहिए और तो इतना हो तो बेच देना चाहिए, मतलब उसके साथ साथ और भी पैरामीटर्स हमें देखने पड़ते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स, वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं, उसको समझ के फिर इन्वेस्ट करना बनता है। इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि भाई वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य कर लें। अब बिल्कुल। सुभाष जी,
जो रेंज है, रेंज जो आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज देनी है नेक्स्ट वीक के लिए, वो मैं लेता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा एक और ये बताइए, जो गोल्ड हाँ और जी, सिल्वर में जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है? देखिए गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर तो फिर भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। जी, और ये फेडरल बैंक, जितने सेंट्रल बैंक है, इन्होंने अपने रिजर्व्स में गोल्ड और सिल्वर डाल लिया है, और बिल्कुल ठीक कह रहे ईटीएफ के अंदर भी आया हुआ है। अब चाइना ने भी एक ये कह दिया कि भाई मैं यहाँ से गोल्ड सिल्वर जो है एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा। हैं। हुँ, और चाइना 70% कंट्रोल कर रहा है जी, गोल्ड सिल्वर का। तो वहां से यदि गोल्ड सिल्वर नहीं आएगी तो स्कैरसिटी हो जाएगी। जैसे हुँ, उसके रेयर मिनरल्स के लिए वो मना कर देता है कि मैं इसको नहीं दूंगा, किसी को नहीं देगा, किसी कंट्री को, ऐसे वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, या करेंगे तो उन्होंने लाइसेंस दिया है 20-22 कंपनियों को जी, कि भी परमिशन के साथ वो कर सकते हैं। हुँ, तो ये एक स्कैरसिटी बन गई। कुछ सट्टा भी फंसा हुआ है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको लेके और ईटीएफ में के थ्रू इसको परचेज कर लिया, या फिजिकल डिलीवरी ले ली। तो हुँ, सिल्वर तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए ही चाहिए, वो जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चाहिए, मोबाइल के लिए चाहिए, है नहीं, एनर्जी के लिए चाहिए, तो बहुत सारे यूजेज हैं उसके। हुँ, तो वो रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। तो वो, और यदि उसके साथ में चाइना की स्टेटमेंट थी, तो हुँ, इसलिए ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रेट के ऊपर आके 2,40,000 के ऊपर सिल्वर और 1,35,000 के गोल्ड, 1,35,752 क्लोज हुआ था। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सट्टे वाला भी एक लिमिट तक देखता है। और तो यहाँ पे स्टेगनेंट भी हो सकता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। और गिरने को तो मैंने बताया था कि आपको, जब गिरेगा सट्टा निकलेगा तो 30, 35, 40% तक नीचे जा सकता है। नीचे जा सकता है, सँभालना मुश्किल होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ। सुभाष जी, एक तो भी अब मैं आपसे रेंज समझता हूँ, क्योंकि दर्शक काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे कि भई सुभाष जी आखिर अपना पिटारा कब खोलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज का। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज के बाद मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे, दर्शकों के लिए, कि भई ये वाला 2026 में कौन से सेक्टर्स ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं और कौन से सेक्टर्स जो है ना वीक रहने की संभावना है 2026 में? तो आगे चलते हैं, तो उससे पहले थोड़ा-सा ये बताइए कि निफ्टी में आप क्या रेंज देख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए? देखो निफ्टी की रेंज में 25,950 से 26,850 देख रहा हूँ। अच्छा, 900 पॉइंट का गैप है। और बैंक निफ्टी में 59,650 से 61,050, ये ओके। 1400 का गैप है। 59,150 से नहीं, 60,000 59,650, 59,650 से 59,650 से 61,050। 61,050, यानी कि बैंक निफ्टी 59,650 से 61,050 दे, बस 61,050 ना? हाँ जी, हाँ जी, 1400 का 61,000, गैप है। हाँ। 1400 का गैप है। और बैंक निफ्टी आपने बताई है 25,950 से लेके 26,850। हम्म। तो दर्शकों, ये तो रही रेंज जिसका आप इंतज़ार करते हैं, और ये रेंज का मतलब यही है, जैसा हम कहते हैं कि भई आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको प्लान करें, समझें, ना कि सट्टा के लिए इसको इस्तेमाल करें। और क्योंकि हम यहाँ से किसी भी तरह की आपको ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की कोई भी सलाह नहीं देते हैं। जब भी आपने कुछ ऐसा करना हो, खरीदना हो, ट्रेड करना हो, निवेश करना हो, तो वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। और यदि आपके पास वित्तीय सलाहकार नहीं है, कहाँ से लें, किसको रखें? तो मैं समझता हूँ एसएमसी ग्रुप से बढ़िया और क्या जगह आपके लिए हो सकती है। सुभाष जी, अब ये थोड़ा-सा बताइए कि 2026 में कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं? और देखिए, क्यों एक लग तो रहे हैं? पीएसयू स्टॉक अभी भी राइज कर सकते हैं, अच्छा राइज कर ठीक है, सकते हैं। पीएसयू ठीक है, बैंक भी और पीएसयू स्टॉक भी, जो अच्छे ठीक है। स्टॉक है नहीं, जो हुँ, निफ्टी 50 में इंक्लूड हैं, उनमें जी, फोकस करिए। ठीक है। एनबीएफसी सेक्टर बढ़िया लग रहा है स्टिल। हुँ, लास्ट ईयर भी एनबीएफसी सेक्टर ने दिया था। बैंकिंग हुँ। सेक्टर भी बढ़िया लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बढ़िया लग रहा है। डिफेंस सेक्टर भी बढ़िया लग रहा है। तो ये सेक्टर मैं समझता रहा हूँ इस साल में देखने वाले बनते हैं। देखने वाले। तो हाँ। एनबीएफसी सेक्टर में क्या खास बात है जिसकी वजह से ये लास्ट ईयर भी अच्छा गया और इस साल भी आपको अच्छा उम्मीद जता रहे हैं? देखिए क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है। कंपनियां, रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्रेडिट ग्रोथ, बैंक से क्रेडिट बढ़ेगा, और एनबीएफसी का भी क्रेडिट बढ़ेगा। इकोनॉमी जब भी बढ़िया करती है तो फाइनेंशियल सेक्टर इज ए राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। ओके, तो ओके, इसमें ओके। एनबीएफसी और बैंक दोनों में आई थिंक इट इज वेरी गुड टू इन्वेस्ट, और राइट। ये अच्छी ग्रोथ देनी चाहिए।
अच्छी ग्रोथ देनी चाहिए। और वीकर सेक्टर कौन से आपको दिखाई देते हैं कि भाई जिन सेक्टर से बचने की जरूरत है, आवश्यकता है 2026 में? देखिए, अब ये गवर्नमेंट की इंडिकेशंस लग रही है, जैसे सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाया है, ऐसे हो सकता है एफएमसीजी में कुछ सेक्टर्स में ये डाउन रहे, है नहीं। और आईटी सेक्टर, हालांकि एआई के अंदर हम अभी इस साल इन्वेस्ट करेंगे, तो लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर में अभी कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते कि इसमें अभी लॉन्ग टर्म में स्टोरी अभी है, क्योंकि वहाँ पे यूएस के अंदर एआई की इन्वेस्टमेंट की वजह से, डाटा सेंटर की वजह से वहाँ ग्रोथ अच्छी देखी गई है। तो और वहाँ पे डो जोन्स भी 48,000 पे हो गया, अच्छा बढ़ा है। S&P 500 6,858 हो गया, नेस्डेक 23,236 हो गया। वहाँ का मार्केट, यूएस का मार्केट बढ़िया चल रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं लग रही, ग्लोबल इकोनॉमी भी शुड डू वेल, है ना। क्योंकि 25 में चैलेंज थे, लेकिन 26 में ये चैलेंज काफी बेटर हो रहे हैं। यूरोप और जापान भी अपने मॉनेटरी ईजिंग कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कर ही रखा था, है नहीं, और इनके भी इंटरेस्ट रेट घटा रहे हैं। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट और घटने की उम्मीद है, तो वहां भी इक्विटी सेक्टर बढ़ेगा। और गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटता है तो गोल्ड सिल्वर घटने के चांसेस होते हैं, बढ़ता नहीं है। और यदि जियो पॉलिटिकल रिस्क खत्म होता है तो गोल्ड सिल्वर भी डाउन रहेंगे। और क्रूड भी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, घटने के ही चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ओपेक ने एक पॉलिसी मैटर के हिसाब से सफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई पूरी रहेगी, डिमांड उस हिसाब से नहीं है। तो उसमें भी वेनेजुएला से वार के बावजूद भी आपको दिखाई देता है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ जी हाँ, कि ये जी, सब जी, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो क्योंकि जाए। नहीं, अज्यूम तो अगर आपको अगर बाई करना चांस पड़ेगा। वेनेजुएला के साथ वार फँस जाती है तो क्या फिर हम इसमें क्रूड में वो तो फिर प्राइसेस में तो हाइक देखेंगे? सारी चीजें, इक्विटी मार्केट डाउन जा सकता है, यूएस का भी जी, डाउन जा जी, सकता है, वर्ल्ड मार्केट डाउन जा सकता है, जी। सिल्वर गोल्ड फिर और सेफ हेवन के हिसाब से जैसे बाइंग उनके बन उससे सकती है। तो जी, जी, मतलब, लेकिन आपको अजम्पशन करना पड़ता है कि भाई जी। मोर लाइकली सिचुएशन क्या है। मैं ये हाँ, मान के परम्यूटेशन चलूँ। एंड कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। हाँ जी। जी, जी। तो उसी बेस के ऊपर, मैं अपनी एजम्पशन के बेस के ऊपर आपको दिया है। यदि कल जी, को जी। वार बहुत बढ़ जाती है तो ये लेवल जो दिए हैं ये और नीचे आ जाएंगे, और ऊपर नीचे आ वाला जाएँगे। जाएगा ही नहीं, है नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। थोड़ा रिस्क तो बिल्कुल रहता ठीक ही है है। सुभाष जी, मैं समझता हूँ कि ये जो विश्लेषण रहा और हमेशा की तरह दर्शक इसे पसंद करेंगे, सराहेंगे और जो दर्शक जिन दर्शकों को अच्छा लगता है तो कृपया लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनका जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, स्टॉक मार्केट मार्केट के प्रति उनका ज्ञान है, उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो सके। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच जो मुझे आपको भी अपॉर्चुनिटी। बहुत-बहुत धन्यवाद।